सस्ता तेल खरीदने का, सस्ता कोयला खरीदने का, उस मौके को मुजरमाना नालायकी के जरिए जाया किया गया और आज हम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कोयला भी, तेल भी और गैस खरीदने पर मजबूर हैं, लेकिन हम उसकी पूरी कोशिश जारी किए हुए हैं कि ये मामला दुरुस्त हो जाएं, जिसमें हम आपको मालूम है कि अभी चंद 2 हफ्ते पहले ईरान से बिजली की जो फरामी है उसका एक मुआहदा हुआ है 100 मेगावाट गवादर और मकरान के साहिल के लिए, और इसी तरह इस वक्त कोशिशें जारी हैं कि अफगानिस्तान से कोयला खरीद कर पाकिस्तान की जो हमारे कोयले के प्लांट्स हैं वो बजाय ये कि इम्पोर्टेड इंडोनेशिया से या किसी और मुल्क से दूर से कोयला खरीदा जाए, वो अफगानिस्तान से लाकर वो कोयले के प्लांट्स जारी किए जाएं। और मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अभी जब अगले चंद दिनों में कराची का हाइडल जो न्यूक्लियर प्लांट है वो भी चल पड़ेगा, हमारी जो पन बिजली है उसके अंदर पानी की रोज़ाना बेहतरी उसमें आ रही है, डैम की पानी की सूरत हाल में, तो उससे भी बेहतरी आएगी और इंशाअल्लाह 22 जुलाई तक हमें बहुत उम्मीद है। ईद के दिनों में बेहतरी आएगी क्योंकि इंडस्ट्री बंद होगी और इशूज बंद होंगे, लेकिन ओवरऑल हमें ये बहुत उम्मीद है कि 22 जुलाई तक बिजली की सूरत हाल बहुत बेहतर होगी। बिजली की सूरत हाल में मोहतरम हजरात, आप सब बहुत तजर्बाकार हैं, हमें एक सी-सॉ का सामना है कि यहाँ बेहतरी आती है फिर खराबी होती है, फिर बेहतरी आती है फिर खराबी होती है। अब हम पिछला जो महीना था वो हमने कोयले के बहरान से निमटते हुए गुजारा, लेकिन उस दौरान ही हमें खबर आई कि जो LNG का अब जुलाई में एक हमें उस कमी का सामना है, तो हम जितनी भी मैक्सिमम कैपेसिटी को या फ्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके जो कैपेसिटी जनरेट कर सकते हैं उसके लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत जो वसीउल बुनियाद हुकूमत, जमहूरी हुकूमत कायम हुई है, उसमें हम पूरे वजारतों की कोऑर्डिनेशन के साथ हम इस चैलेंज से निमट रहे हैं। हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी काविश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मैं फिर दोहरा दूं, मुझसे ज़्यादा किसी और को एहसास नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम किस कदर तकलीफ में है, हमारे काश्तकार, हमारे घरेलू जो ख़वातीन हैं, हमारे भाई हैं, वो किस तकलीफ में हैं, लेकिन सनत को 24 घंटे बिजली देकर हम पाकिस्तानियों के रोजगार का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अपनी मेहनत से इस चैलेंज से सुरखरू होंगे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब। सर 2-3 सवाल है जी। तो आज क्योंकि CPI का नंबर भी आया है और लास्ट 15 ईयर में हाईएस्ट है वो, अभी क्योंकि जुलाई भी आज पहली तारीख है और आपने जो टैरिफ एडजस्टमेंट होनी है आज से ही होनी है, एनुअल भी और क्वार्टरली भी 3 है, तो 10 रुपये 22 पैसे बनते हैं। ये कम जुलाई से कितना पासान कर रहे हैं ये बता दें एक तो, और दूसरा ये बता दें कि प्राइम मिनिस्टर ने कमीशन बनाने का फैसला किया, उस कमीशन का ही बता दें, कमीशन कब तक वो नोटिफाई हो जाएगा और किसको बना रहे हैं उस कमीशन का, जो ये पावर सेक्टर है, बाकी गैस सेक्टर है, उसमें जो कुछ हुआ है उसके बारे में वो इंक्वायरी हो। जी बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। इसमें नंबर 1 जो बिजली की रीबेसिंग होनी है उसकी असर नौ बुनियाद का तयन होना है, अगर आप इसको जो टेक्निकल तरीक़ेकार है, और जो कमीशन बन रहा है इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। हुआ ये है कि पिछली रीबेसिंग आज से अगर आप गौर कर लें तो 1 साल 5 महीने पहले हुई थी, फरवरी 2021 में। उसके बाद से जो तवानाई की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, जो कैपेसिटी ऐड हुई है, उसका टैरिफ में बिजली की जो बुनियादी कीमत है उसमें अभी तक उसका कोई रिफ्लेक्शन, उसका कोई अक्स नहीं आया। और यही वो इमरानी जराइम तो बेशुमार हैं, लेकिन एक जुर्म जिसके लिए कमीशन बनाया गया है कि किस तरह क्या नेपरा को के ऊपर सियासी दबाव डालकर ये जो कीमत साथ साथ पास ऑन होनी थी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा सनाउल्लाह साहब,
जो था क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट भी होनी थी वक्त के साथ साथ, वो नहीं हुई, क्वार्टर्स गुजरते गए और क्वार्टरली एडजस्टमेंट नहीं हुई। और अब जो रीबेसिंग होनी थी 1 साल के बाद वो भी नहीं हुई। अब हमें इकट्ठी रीबेसिंग करनी है, तो वजारत तवानाई की सिफारिश है, अभी तक इस पर काबीना ने अपना फैसला नहीं दिया कि इसको 3 हिस्सों में जो रीबेसिंग होनी है उसको 3 हिस्सों में किया जाए। और वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म की सरबराही में ये फैसला भी करना है कि ये जो आपने जिक्र किया असल नंबर 7 रुपये 90 पैसे था जो नेपरा ने सिफारिश की है, उसमें से कितनी सब्सिडी दी जाएगी पाकिस्तान की आवाम को, उसकी जब सब्सिडी का तयन अभी हो जाएगा अगले चंद दिनों में, तो फिर हम काबीना के पास ये केस ले जाएंगे कि इसको 3 हिस्सों में किया जाए। इसका जो ये भी जो है एक मुश्किल फैसला है, अगले 3 महीनों में जैसे ये 3 हिस्सों में होगा, लेकिन जब एक दफा बिजली की जो बुनियादी कीमत है उसमें जो हालिया इजाफे हैं बैनुल अक़वामी कीमतों में उसका अक्स आ जाएगा, तो हमें ये हमारा एक तखमीना है कि इंशाअल्लाह नवंबर से बिजली की फी यूनिट कीमत एक दफा तो बढ़ेगी अक्टूबर तक, लेकिन नवंबर से उसकी कीमत जो है वो घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर बार बार जो उसमें एडिशंस होती हैं वो नहीं होंगी और वो उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी। तो बिजली की कीमत जो है वो इंशाल्लाह हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर से उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। जी, कमीशन के नामों के लिए इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरत हो रही है। हमारी जो इनपुट है वो ये है कि उसमें हम अपनी तरफ से जो सिफारिश करेंगे कि जो बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जिनकी इस मामले में महारत है कि अगर जब LNG जो है वो $3 पर मुहैया थी क्यों नहीं खरीदी गई और उस फैसला क्यों किया गया, या दिसंबर में बहुत सारे जो LNG से चलने वाले प्लांट्स थे वो क्यों बंद पड़े थे और क्यों वक्त पर आपको मालूम है कि ये एक दफा नहीं हुआ, बार बार ये हुआ कि उन्होंने वक्त पर LNG की खरीदारी नहीं की, उसमें ताखीर की, और जब ताखीर की वजह से फिर हमें महंगी LNG खरीदनी पड़ी। तो ये सारे मामलात उस कमीशन के पर्व्यू में हैं और उसमें हम तो अपनी तरफ से टेक्निकल एक्सपर्ट्स की सिफारिश करेंगे, लेकिन हतमी फैसला वज़ीर आज़म ने करना है। आपने 3 चीजें बताई हैं कि 3 वजह से लोड शेडिंग, जी, इमरान गढ़ी, एक नैब और तीसरा CPEC दुश्मनी। जी, CPEC दुश्मनी नंबर 1 पे आता हूँ, क्या आप उस वक्त के CPEC के चेयरमैन को कटहरे में लाएंगे? नंबर 1, क्या नैब के चेयरमैन को भी कटहरे में लाएंगे? और इमरान खान तो खैर वो आपके एजेंडे में, क्योंकि आप इस पोलिटिकल खानदान से आपका तल्लुक है। आप ये बताएं कि जब आपने 2018 में हुकूमत छोड़ी और उस वक्त आपने डिवीजन में कोई सीट लूज नहीं किया, इन हालात में 30 जुलाई या अगस्त के बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी क्या पोजीशन है? जी, मैं शुक्रगुजार हूँ। पहली तो बात यह है कि ये कमीशन जो बनने जा रहा है इसको हिदायत है कि ये बेलाग तफ्तीश करेगा, तो लिहाजा जहां जहां भी अगर CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन उसमें उस ताखीर का बायस बने हैं या उन्होंने जो उनकी ड्यूटी थी वक्त पर करने की कि वो बाज जो रेगुलेटरी जरूरतें थी जो पाकिस्तान ने कमिट किया हुआ था अपने मुआहिदों में, अगर उसको वक्त पर पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से हमें, जैसा मैंने कहा, मैं तो 1-1 मेगावाट आजकल कहते हैं ना जी इकट्ठा कर रहा हूं पाकिस्तान के अवाम के लिए, तो मुझे बहुत दुख है कि 1214 मेगावाट क्यों नहीं है सिस्टम में जो थर कोल का था, लेकिन उन्होंने चूंकि CPEC की वो जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं की। वो रिक्वायरमेंट पूरी ना करने की वजह से चाइना की तरफ से जो हमें री इंश्योरेंस आनी थी उस प्रोजेक्ट के ऊपर, और उस प्रोजेक्ट का जो फाइनेंशियल क्लोज होना था वो नहीं हुआ। वो अब हमने जब पूरी कर दी है पिछले महीने, तो इंशाल्लाह भी उसका क्लोज होने लगा है, तो वो अपना काम शुरू कर देगा। उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी। दूसरी बात ये देखिए, ये जो पाकिस्तान में वजारत बिजली की जिम्मेदारी है, ये हमेशा से एक इंतहाई मुश्किल चैलेंज है, लेकिन मैं वज़ीर आज़म का और मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर यह एतमाद किया है। जितनी बड़ी तकलीफ है, हमारा अपने रब पर ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इंशाल्लाह उसको हम अपनी मेहनत से दुरुस्त करेंगे, तो फिर जब वो तकलीफ दुरुस्त होगी तो इंशाल्लाह उतनी ही बड़ी राहत है। ये तो आसम बाजवा साहब का पूछ रहे थे, वो तो अमेरिका भाग गए। इधर अकाल का बात आ गया वीजा खाए भी कोई सकता
ریاض فہیم صاحب. جی تھینک سر. تھینک یو ویری مچ سر. یہ ٹیکنیکل آپ کی ایک بریفنگ تھی بجلی کے حوالے سے. میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگے, لیکن یہ حقائق پر مبنی ہوگی, یہ حقائق پر مبنی ہوگی انشاءاللہ. آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ ہمیشہ اس ملک میں غالب رہی ہے, اور آپ کے پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو غلط اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں جو آ کر میڈیا کو بتاتے ہیں اور پھر عوام کو بتاتے ہیں. میں یہاں آپ کی جو ایک ریکارڈ کی درستگی کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہماری کیپیسٹی ہے ٹرانسمیشن لائن کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا, پروڈکشن کا ذکر کیا ہے. 21,042 میگا واٹ کی پیداوار کل کی آپ کی ہے, اور ہمارا سسٹم 21,842 جی 21,842 ٹوٹل جنریشن. 22 کر لیتے ہیں جی 22 کر لیں. 22 کر لیتے ہیں. لیکن آپ کا جو سسٹم ہے وہ کتنی بجلی اٹھا سکتا ہے یہ آپ نے نہیں بتایا. میری جو اپنی ریسرچ ہے اس کے مطابق آپ 26 سے 27,000 میگا واٹ بجلی آپ کا سسٹم اٹھا سکتا ہے. آپ کے پاس کیپیسٹی 42,000 میگا واٹ کی ہے انسٹالڈ کیپیسٹی, جو کہ اکنامک سروے میں آپ کے فگر جو ابھی بجٹ جاری ہوا ہے اس میں موجود ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ میں وافر بجلی ہونے کے باوجود آپ ان کو سسٹم میں نہیں ڈال رہے, اور لوگ اس وقت آپ کو پوری حکومت کو وہ مطعون کر رہے ہیں, اور بہت برے حالات ہیں لوگوں کے, بجلی ان کو نہیں مل رہی. اور دوسرا سر, رینٹل پاور ایک اسکیم آیا تھا, وہ ایک بلینز آف ڈالرز کا اس میں کرپشن ہوئی تھی. ان میں جو لوگ انوالو ہیں وہ آپ کے دادی ہیں, وہ آپ کے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, ان کے خلاف آپ کیوں نہیں ایکشن لے رہے ہیں؟ نمبر 2 سر. اور تیسرا سر یہ میں آپ کو اسی حوالے سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیلم جیلم کا آپ نے ذکر کیا. نیلم جیلم کی 969 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے جی الحمدللہ, اور سستی بجلی ہے. اس میں 56 ارب روپے عوام سے وصول کیے گئے ٹیکس لگا کے, اور اس وقت 6 سے 10 ٹیکس جو ہیں ہر بل پہ بجلی پہ لگ کے آ رہے ہیں, جس میں انکم ٹیکس ہے, GST 3 بار ہے, فیول چارجز ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب لگا کے گئے تھے FC سرچارج. تو یہ ٹیکس اگر ختم کر دے تو عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. اس پر آپ کیوں نہیں توجہ دے رہے ہیں؟ جو مس مینجمنٹ ہو رہی ہے ڈسپوز کی, وہ کیوں نہیں آپ ٹھیک کرتا؟ تھینک یو. جی سوال اگر آپ کے مجھے یاد ہیں, مجھے تو اب نیلم جیلم اور FC سرچارج. دوسرا کیا سوال تھا جی؟ سر رینٹل پاور کا جی, اور پہلا سر میں نے یہ ٹرانسمیشن آف کورس. اچھا بالکل ٹھیک ہے, بالکل. دیکھیے ٹرانسمیشن میں بھی جو اس وقت کیپیسٹی ہے اس میں اب جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے وہ بھی سی پیک کا پروجیکٹ تھا. مٹیاری لاہور ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائن ہے, وہ بھی محمد نواز شریف کے ہاتھ کا پروجیکٹ ہے جو پچھلے سال مکمل ہوا, اور اب وہ ہماری بیک بون ہے. اس نے ہماری جو استعداد ہے اس میں بہت اضافہ کیا ہے. یہ میں چونکہ بہت تفصیل ہو جائے گی کہ جی پھر ایک دفعہ عذاب عمرانی کا ذکر کیا جائے, لیکن نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی میں بھی اس وقت کئی 100 ارب روپے کے پروجیکٹس جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں, گرڈ سٹیشنز کے, ٹرانسمیشن لائنز کے, جن میں چونکہ حکومت کی اس طرف توجہ نہیں تھی. توجہ تو یہ تھی کہ اپوزیشن کو جیل میں ڈالا جائے اور میڈیا کا گلا گھونٹا جائے اور پاکستان کے عوام کو گمراہ کیا جائے. اب جب کہ ہم انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ موسم گرما کی جو اس وقت ایمرجنسی صورتحال ہے اس سے جیسے ہی ہم نکلیں گے تو یہ تمام جو ریگولیٹری ایشوز ہیں وہ ہم ریزالو کریں گے. صرف ایک بات تھیم صاحب میں شکر گزار ہوں اس سوال کے جواب میں. دیکھیے ہمیں ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلط فہمی ہے اپنی جنریشن کیپیسٹی کے بارے میں. دیکھیے ہماری بہت ساری کیپیسٹی جو 60 اور 70 کی دہائی میں 80 کی دہائی میں لگی تھی وہ اس آج کے دور میں 2022 میں بالکل بھی فیزیبل نہیں ہے ان کو چلانا. یعنی بعض ہم آج بھی کچھ چلا رہے ہیں پلانٹس کم کیپیسٹی پہ, لیکن ایک ایسا پلانٹ جو 59 روپے یونٹ بجلی پیدا کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کا خون جلا رہے ہیں, اور ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. تو اصل میں پاکستان کی جو اس وقت کیپیسٹی ہے وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں, ہم اسے اکنامیکلی جس کو مینج کر سکتے ہیں وہ 25,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے. تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ اگرچہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں, پرانے ہیں, ان میں کچھ جل گئے ہیں, اس میں کچھ ایسے ہیں جو خراب پڑے ہیں, لیکن اصل جو ورکنگ کیپیسٹی ہے وہ اس سے بہت کم ہے جتنی فگرز لکھے ہوئے ہیں. اب وہ بعض ایسے پلانٹس ہیں جن کو ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں جن کے اوپر بار بار انالائز کیا, لیکن بعض ایسے تھے جو کئی سال سے
उनके चारों यूनिट या जितने भी मुकाबले वो चूल्हे चले ही नहीं थे। अगर हमने ये भी सोचा कि हम अगर ईंधन उनको देकर उस पूरे प्लांट को चला दें, लेकिन वो प्लांट्स चलने के काबिल नहीं है, तो जो जनरेशन कैपेसिटी का नंबर है वो गैर हकीकी है। और इंशाल्लाह इसलिए मैंने कहा जैसे ही हम सितंबर अक्टूबर में जाएंगे तो ये सारे जो टेक्निकल और रेगुलेटरी इश्यूज हैं, जिनमें ये सारा जो बिलों के जो पाकिस्तान के अवाम को जो बिल आता है उसकी सिंप्लीफिकेशन भी इसमें शामिल है। उसको सादा बनाना है ताकि लोग आसानी से देख सकें कि उनको उनकी बिजली एक्चुअली कितने की पड़ रही है। इस वक्त एक काफी कंफ्यूजिंग सूरत हाल है। मुझे खुद अपना बिल पढ़ते हुए जो है ना वो मुहद्दबत सा इस्तेमाल करना पड़ता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और दूसरा आपने ये कहा कि जो टैक्स यही टैक्सेशन वाले जो इश्यूज हैं, ये सब वो हैं जो इस्लाहात की मद में आते हैं कि हमें किस तरह इस पावर सेक्टर में सिंप्लीफिकेशन करके, रिफॉर्म करके इसको सीधा करना है।